नमस्कार। आज बीए अंतिम वर्ष के इससे पहले पढ़े गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पार्ट फर्स्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद सेकंड को लेकर के आए हैं। और जो फर्स्ट भाग था उसमें हमने अब तक कांग्रेस की स्थापना और उससे रिलेटेड उदारवाद जो युग प्रारंभ हुआ था उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम भाग द्वितीय में जो पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस के द्वितीय चरण को पढ़ रहे हैं, और जिसमें द्वितीय चरण में इनकी मुख्य बातें हो रही थी उग्र राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि यहाँ से कांग्रेस में जब उदारवादी संगठन थे, उदारवादी जो ढांचा था, उस उदारवादी ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अब इस परिवर्तन के पीछे ऐसे क्या कारण रहे जो मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे? ऐसा क्या कारण था कि जो शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस का संगठन शांतिप्रिय था, उसमें इतनी उग्रताएं आनी प्रारंभ हो गई। तो उग्रता के पीछे था क्या? और उग्रता के साथ साथ इसको अपन उग्रवादी आंदोलन ही नहीं कहेंगे, इसे उग्र राष्ट्रवाद का उदय भी माना जाएगा। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो इनका जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। कांग्रेस का जो कालखंड है वो पूरा उग्रवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी रहे होंगे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जिनकी वजह से ये सब चीजें कहते हैं कि यहाँ प्रारंभ हुई। तो जो कारण रहे हैं उन कारणों के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अब तक जो कानून के दायरे में रह करके अहिंसक तरीके से पत्र व्यवहार होता था अंग्रेजों के साथ, चिट्ठियां देना लेना, और उन पत्राचार के माध्यम से जब लगा लोगों को कि अब इसके माध्यम से तो अब भारत में कहते हैं स्वतंत्रता के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो कहते हैं कि पुराने जो उदारवादी लोग थे उन उदारवादी लोगों का लगातार विरोध कर रहे थे। और उनके विरोध के पीछे कुछ तर्क भी थे, और ये तर्क थे कि आपने लगातार पत्र व्यवहार कर दिया, आपकी बातें नहीं मान रहे अंग्रेज। दूसरा, साल में सिर्फ एक बार बैठक होती है और एक बार टर्राने से कहते हैं कि वो मौसमी बैठक बन गए। तो कहते हैं कांग्रेस को थोड़ा सा इससे हटना पड़ेगा। तो कांग्रेस में नई चीज डालने के लिए मैंने कल भी बताया था आपको कि लाला लाजपत राय ने तो प्रारंभिक इस दौर को, जो उदारवादी दौर था 1885 से लेकर के 1905 तक का, इसको एक याचना संस्था कहा था। जबकि इसी में जैसे उग्रवादी संगठन में जो बड़े प्रमुख हीरो बन के आए थे उनमें तीन नाम बड़े फेमस है, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही मिलकर के अब अपने नए रूप की तरफ जाते हैं और ये उग्रवादी संगठन को बढ़ावा देते हैं। अब ऐसे क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से ये चीजें संभव हुई? तो कहते हैं कि हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तब तक अगर इसको देखा जाए तो कहते हैं लाला लाजपत राय ने अभी तक कहा था कि याचना संस्था है, उनसे बढ़कर के कांग्रेस के बारे में किसी ने स्टेटमेंट दिया तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भिखारियों की संस्था कह दिया। यानी कि ये सिर्फ कांग्रेस के बारे में प्रतिक्रिया नहीं थी, उस समय उदारवादी नेतृत्व के प्रति थोड़ा सा एक तंज था। तो अब कहते हैं जब इनके संगठन आगे बढ़ रहे हैं तो ये उग्र नीति के साथ आएंगे। अब ये उग्रता की नीति को ये जो अंग्रेज है वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगा। तभी कहते हैं कि कई अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके पीछे बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना में कहा जाता है कि इनडायरेक्टली रूप से अंग्रेजों का भी हाथ था। क्योंकि आपको भी पता है कि इसका संस्थापक खुद एक अंग्रेज था, एलन एक्टविन ह्यूम। दूसरा, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन की भी बड़ी भूमिका थी। तो सबको ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार ये काम करेगा, क्योंकि उन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका प्रयोग किया था। लेकिन आगे जाकर के नेतृत्व चेंज हो गया, उग्रवादी संगठनों के हाथ में आ गया, जिनमें लाल बाल पाल की प्रमुख भूमिका थी। तो उन्होंने थोड़ा सा इसको और उत्तेजित कर दिया। लाला लाजपत राय बड़े प्रखर नेता थे, पंजाबी थे, पर मराठवाड़े से आए बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहते हैं कि इस चीज को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है। किसको? उग्रवादी दल को। और इनके पीछे एक कारण था कि इन्होंने इसके प्रचार के लिए मराठा एवं केसरी नाम के समाचार पत्र निकाले। कौन से पत्र निकाले? मराठा और केसरी। जो मराठा था ये अंग्रेजी भाषा में था,
मराठा अंग्रेजी भाषा का है, जबकि जो केसरी है वो मराठी भाषा का है। उल्टा है, मराठा मराठी में नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना, मराठा मराठी में नहीं है, तो मराठा अंग्रेजी में है जबकि केसरी मराठी में है। उन्होंने ये पत्र निकाले और इन पत्रों के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के प्रति कुठाराघात किया कि उनकी जो नीतियां भारत में चल रही है भारतीयों के प्रति, तो उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। दूसरा, लोगों में जागरूकता लाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने ये जो 2 पत्र निकाले, इनके अलावा 2 प्रयोग और किए और वो महाराष्ट्र की धरती पर ही किए, और वो प्रयोग थे, ये भी इससे रिलेटेड है, ये भी। अब इनके अलावा इन्होंने क्या किया, उस समय में शिवाजी का मराठवाड़े में बड़ा प्रभाव था, तो शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया इन्होंने, यानी पूरे सामाजिक रूप से बदलाव लाने के लिए समाज से जोड़ दिया, तो शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया और एक गणपति उत्सव शुरू किया। तो शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने और मराठा और केसरी, इन चारों के माध्यम से, 2 पत्र हैं, 2 संगठन हैं, तो कहते हैं इनके माध्यम से इन्होंने लोगों में नई राजनीतिक जागरूकता लाने का प्रयास किया और वास्तव में वो कुछ हद तक इसमें सफल भी रहे। अब लाल बाल पाल की तो ये भूमिका थी। अब कहते हैं कि इस समय ऐसी क्या रही घटनाएं जिनकी वजह से कहते हैं इस उग्र राष्ट्रवाद को और ज्यादा बढ़ावा मिला। इन्होंने तो क्या है, उग्र राष्ट्रवाद का और ज्यादा प्रचार किया है, लेकिन आखिर में लाल बाल पाल, या इनको गरम दल के नाम से भी जानता है, जो उदारवादी थे वो नरमवादी थे, तो उनको नरम दल और ये गरम दल के नेता माने जाते हैं। तो इन गरम दल के उदय के पीछे कारण क्या थे? ऐसा तो है नहीं कि 1907 में सूरत की फूट हो गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया और ये यकायकी हुआ हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो कहते हैं कि इससे पहले हुआ क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है 19 जुलाई 1905, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन की घोषणा है, लागू नहीं है। कब कर दी? 19 जुलाई 1905 को इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, यानी बंग भंग, जिनको अपन कहते हैं बंग भंग के नाम से जाना जाता है, बंग भंग की घोषणा की है। उस समय कहते हैं कि भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में एक टिप्पणी है कि इन्होंने कभी भारत को राष्ट्र के रूप में नहीं माना। कहते हैं कि भारत राष्ट्र है ही नहीं, इसके पीछे सबसे ज्यादा अगर कोई भारत की राष्ट्र नहीं होने के पीछे कोई तर्क देता था वो कहता था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन घोर प्रतिक्रियावादी नीति थी इसकी, और अगर कहते हैं कि ये इतना नहीं होता तो मेरे ख्याल से लगभग भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय भी नहीं होता। तो घोर प्रतिक्रियावादी था लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन क्या कर रहा है, इसी ने तो बंगाल का विभाजन करवा दिया, यानी भारतीयों को तोड़ने का प्रयास शुरू कर रहा है, फूट डालने के प्रयास शुरू कर रहे हैं, तो वो उसमें कर्जन की बड़ी भूमिका थी। कर्जन सबके निशाने पर था, विशेष करके उग्रवादी जो नेता हैं उन नेताओं के निशाने पर कौन था? लॉर्ड कर्जन। अब इसने ये प्रयोग किया तो भारत में कहते हैं बड़ा जबरदस्त इसका विरोध हुआ। बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़े भी सांप्रदायिकता के आधार पर किए। जब भारत के सिस्टम में सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी तो फिर कहते हैं संप्रदाय के आधार पर यह विभाजन स्वीकार नहीं होना चाहिए था, लेकिन आखिर में किया इन्होंने। काफी प्रयास हुए, इसके बाद में जबरदस्त भारत में इसका विरोध हुआ, जगह जगह इनके मूवमेंट शुरू हुए। तब कहते हैं कि इसके साथ साथ एक चीज और हुई थी, और वो ठीक जुलाई के बाद में 7 अगस्त के आसपास, 7 अगस्त ही है 1905 ईस्वी को, स्वदेशी को अपनाने का व विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार। इसका आंदोलन शुरू हो गया और जगह जगह पे हड़तालें शुरू हुई भारत में, विदेशी वस्तुओं की होली जलाने जाने लगी, स्वदेशी का प्रयोग हुआ। इसके पीछे भी कारण थे। कहते हैं अंग्रेज आने के बाद में पाश्चात्य संस्कृति के अपन बिल्कुल नजदीक से चले गए थे, भारत में पश्चिमीकरण का बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा था, इस वजह से ये जरूरी भी था। तो कहते हैं अब जाकर के भारत में स्वदेशी को लेकर के जबरदस्त आंदोलन छिड़ा। वो आंदोलन भी ठीक इसके समानांतर चला है जब बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन के साथ साथ एक घटनाएं और घटित हो गई।
लेकिन कहते हैं कि इन सब कारणों के कारण जब उग्र राष्ट्रवाद का इतना बड़ा महत्व बढ़ गया, उग्र राष्ट्रवादी ज्यादा आ गए, तब एक घटना हुई और वो घटना हुई 1907 में। इंपोर्टेंट है, सूरत अधिवेशन। ये अधिवेशन ही इतिहास में सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूरत की फूट। तो 1907 के सूरत अधिवेशन से कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई। एक उदारवादी दल बन गया, एक उग्रवादी दल, यानी एक नरम दल और एक गरम दल बन गया। नरम दल में कोई पुराने नेता थे, वयोवृद्ध नेता थे जो शांतिप्रिय तरीके से हल चाहते थे, जबकि गरम दल में कोई लाल बाल और पाल थे। बाद में कहते हैं इन्हीं के जो अनुसरण करेंगे वो लगभग एक नया दौर लेके आएंगे, क्रांतिकारी युग। तो अभी सिर्फ उदारवादी और उग्रवादी युग है, बाद में क्रांतिकारी युग आ जाएगा। तो कहते हैं इसके लिए इंपोर्टेंट है अपने लिए सूरत का अधिवेशन। लेकिन सूरत के अधिवेशन में ही क्या कांग्रेस का विभाजन हुआ, या फिर सूरत का अधिवेशन चल रहा था उस समय ही ये सब घटनाएं हुई? पर अचानक तो ये चीजें नहीं हो सकती। हर घटना के पीछे कोई कोई पहले से कारण अवश्य होता है। अपन ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा था, और उन शिक्षाओं में एक थी प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म में बहुत अच्छी शिक्षा है प्रतीत्य समुत्पाद। कहते हैं इसका मतलब होता है कार्य कारण सिद्धांत। यानी कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, वो चीज यहां भी रही होगी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम सूरत अधिवेशन तक आते हैं और सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ उसके पीछे क्या तात्कालिक कारण रहे होंगे उनको पढ़ते हैं। तब तक आप एक बार इसको नोट डाउन कर लें। अब देखो, सूरत अधिवेशन से पहले एक घटना हुई, उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ तो था ही, और चूंकि 1905 के आसपास इतनी खतरनाक घटना हुई, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए आंदोलन चल रहा था, बंगाल का विभाजन हो गया, और लगभग 1905 के बाद ही मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई। तो इसके बाद में कहते हैं कि कुछ जो उग्रता का दौर था, वो उग्रता का दौर लगभग यही शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं बंगाल विभाजन हुआ है तो अचानक 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे लोग, क्या 1907 में जाकर के ही उग्रता का प्रचार होगा सूरत अधिवेशन में? उससे पहले भी कुछ ना कुछ घटनाक्रम हुआ होगा। उसके संदर्भ में कहा जाता है बहुत बढ़िया और अच्छा पॉइंट्स है 1905 का बनारस अधिवेशन। इसीलिए ध्यान रखना, कांग्रेस का अधिवेशन तो सूरत में है जिसमें फूट हुई थी, तो फिर कांग्रेस में जो उदारवाद का दौर माना जाता है वो 1905 तक ही क्यों माना जाता है? इसके पीछे बंग भंग, और दूसरा बंग भंग का रिजल्ट यहां निकला है। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इस गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो बनारस अधिवेशन हो रहा है, यहां पर कांग्रेस स्पष्ट रूप से 2 मतों में डिवाइड हो गई। यानी पहली बार उदारवाद के विरुद्ध आवाज जो उठाई गई वो उठाई गई बनारस अधिवेशन में। और कहते हैं यहां उग्रता का दौर शुरू हुआ था जो 2 सालों में प्रीनीति के रूप में सामने आ गया, और 1907 में वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो गए। तो कहते हैं पहली बार कांग्रेस के अंदर विभाजन की बात कांग्रेस के अंदर जो विभाजन हुआ उस विभाजन का प्रारंभ इसी अधिवेशन में हो गया था। तो इसलिए याद रखना है कि 1905 का बनारस जो अधिवेशन है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था, वहां से स्पष्ट रूप से 2 मत सामने आ गए। अब इन दोनों मतों ने जब यहाँ सामने आए तो अपने अपने स्तर पे कार्य शुरू हुआ। उसमें उग्रता वाला दौर जो गरम दल के लोग थे वो ज्यादा एक्टिव हो गए, 6 तक इंतजार किया, और इसका परिणाम निकला 1907 में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत अधिवेशन। कोई यकायक नहीं हुआ है, ठीक है। अब सूरत अधिवेशन में क्या था? सूरत अधिवेशन में देखो, जो बनारस अधिवेशन है उस बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले
जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे, उनके मत डिवाइड हो गए थे नरम और गरम दलों के रूप में। पर सूरत अधिवेशन में ये 2 साल की प्रतिक्रियाओं के कारण कांग्रेस अब स्पष्ट रूप से विवादित हो रही है। यानी कि जैसे ये बैठक शुरू हुई, जो उग्र स्वभाव के लोग थे, गरम दल के लोग थे, उन्होंने स्पष्ट डिमांड रखी कि इस सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्ष चुना जाए, वो अध्यक्ष या तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए या बाल गंगाधर तिलक। दोनों ही गरम दल के नेता थे और इन दोनों के अध्यक्ष बनाने के मामले को लेकर के गरम दल और नरम दल भिड़ गए, लेकिन दोनों को नहीं बनाया गया। तब कहते हैं कि इस अधिवेशन में एक नया आदमी सामने आया और वो आया रासबिहारी घोष। कौन था? रासबिहारी घोष की उपस्थिति। तो अब देखो, अध्यक्षता लाला लाजपत राय को बनाने को लेकर, बाल गंगाधर तिलक को लेकर के भिड़ गए गरम दल और नरम दल, और कहते हैं कि ये सूरत अधिवेशन जब इनको नहीं बनाया गया तो कहते हैं कि दोनों जो मत को मानने वाले लोग थे, एक गरम दल वाले और नरम दल वाले, तो दोनों में स्पष्ट विभाजन हो गया। तो कांग्रेस यहां से 2 खेमों में बंट गई, एक उदारवाद व उग्रवाद। तो ध्यान रखना, कांग्रेस का विभाजन तो आखिर में सूरत अधिवेशन में ही है। तो सूरत में फूट पड़ गई कांग्रेस के अंदर ही, 2 मत सामने आ गए और दोनों दल अपने अपने मतों को प्रचारित कर रहे हैं। तो इसीलिए सूरत अधिवेशन को इतिहास में सूरत की फूट कहा जाता है। सूरत की लूट भी बड़ी फेमस है, शिवाजी ने 2 बार लूटा था इनको अंग्रेजों के शासनकाल में। तो कहते हैं कि सूरत की लूट भी फेमस है और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ है तो सूरत की फूट के रूप में भी सामने आए। तो सूरत की फूट 1960 उदारवाद और उग्रवाद के रूप में आए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष कर रहे थे। पर चूंकि गरम दल वाले अलग हो गए तो ये पूरी समस्या ही खड़ी हो गई, तो सूरत को पोस्टपोन कर दिया गया। इसलिए कहते हैं कि ये स्थगित हुआ था। तो इसलिए इसके बारे में भी विवादित है कि कौन, लेकिन आखिर में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए भी अगर काम संभाला है तो वो आदमी थे रासबिहारी घोष। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? रासबिहारी घोष। लेकिन स्थगित हुआ है, तो आपको स्थगित याद रखना है। विभाजन स्पष्ट रूप से कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई, एक उदारवाद और एक उग्रवाद के रूप में। अध्यक्ष के रूप में जिनके विचार आए थे, ध्यान रखना ये बने नहीं थे भाई, ये प्रस्ताव थे इनके गरम दल के। गरम दल वाले चाहते थे कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए, तो अध्यक्षता तो ध्यान रखना रासबिहारी घोष ही कर रहे हैं, यही होंगे। पर यह अध्यक्ष का प्रस्ताव था। अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव था गरम दल वालों की ओर से, लेकिन को अध्यक्ष बनाया जाए लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाया गया। गरम दल वाले अलग खेमे में बंट गए और कांग्रेस का स्पष्ट विभाजन हो गया। अब 1960 के बाद जब इनका विभाजन हुआ, आंदोलन जोर शोर से बढ़ रहा था, लेकिन भारत में जो राष्ट्रवादी नेतृत्व वाले थे, जो स्वतंत्रता के इच्छुक थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे, उन्होंने सोचा कि आखिर में भारतीयों में ही ये जो विभाजन हुआ है, ये विभाजन हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से इन गरम दल और नरम दल को एकजुट करना चाहिए और इनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है 1916 में। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये हुआ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, उसका नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, अंबिका चरण मजूमदार। तो कहते हैं अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में पहली बार जो 1960 में विभाजन हुआ था, किसका? उदारवाद और उग्रवाद का, अब वो वापिस विलय हो गया। यानी कांग्रेस वापिस एक हो गई। किसकी? उदारवाद और उग्रवाद का विलय हुआ है यहाँ पर। तो दोनों के विलय से 1916 का कांग्रेस अधिवेशन थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। कहते हैं लखनऊ अधिवेशन में वापिस दोनों धड़े एक हो गए और कांग्रेस वापिस एकता के रास्ते पे आगे बढ़ रही है। अब 1916 से पहले एक घटना घटित हुई। एक भारतीय हीरो बाहर बहुत बढ़िया काम कर रहा था विदेशों में,
और वो अफ्रीका जाकर के आए थे। नाम था उनका महात्मा गांधी। वो जनवरी 1905 में, कब? जनवरी 1905 में वो भारत आए। 9 जनवरी को आए थे। इसके बाद वो अफ्रीका नहीं गए। इससे पहले तो अफ्रीका इनका आना जाना रहता था, पर स्थायी रूप से वो यहाँ परमानेंटली आ गए। अब वो भारत में, और चूंकि बाहर इतना अच्छा काम करके आए थे, बाहर हीरो के रूप में थे, तो भारत आए तो लोगों ने भी उनको हीरो के रूप में इनका वेलकम किया। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन सॉरी, ये जनवरी 1915 में आया, 1905 नहीं है, मिस्टेक हो गया। 1915 में ये भारत आए, और भारत जब आ गए तब कहते हैं कि भारत में इनका वेलकम हुआ जबरदस्त ढंग से। जनवरी 1915 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन प्रारंभ में ये थोड़े से अंग्रेजों के हितैषी थे। कहते हैं अंग्रेजों के हित में इन्होंने कुछ डिसीजन लिए होंगे। इसलिए ध्यान रखना, 1915 से लेकर के 1919 तक का जो कालखंड है वो सहयोगी गांधी के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से? और सहयोगी गांधी क्या? अंग्रेजों के हित, और अंग्रेजों के हित के लिए। वैसे कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब इन्होंने भारतीय सेना को भेजने में अंग्रेजों का समर्थन भी किया था। तो इनके कहने से भारतीय फौज भी भेजी गई थी। तो कहते ये काम भी इन्होंने किया, तो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने उस समय की इन्हें सबसे बड़ी उपाधि दी, केसर-ए-हिंद। कौन सी उपाधि दी? केसर-ए-हिंद से नवाजा। तो कहते इनाम भी मिला इनको सपोर्ट करने का। अब गांधी जी भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गांधी जी प्रखर रूप से 1917 में बिहार में चंपारण किसान आंदोलन, और ये नील की खेती के लिए था। 3 कटिया प्रणाली थी, उसका विरोध था, उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ। तो ध्यान रखना, गांधी का भारत में जो पहला आंदोलन है वो 1917 चंपारण किसान आंदोलन माना जाएगा। नील खेती के लिए जो विरोध कर रहे थे 3 कटिया प्रणाली को लेके, वो मैं समझाऊंगा कभी महात्मा गांधी के अपने स्पेशल टॉपिक्स में, जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखना, गांधी का भारत में जो पहला मूवमेंट है, पहला आंदोलन है, पहला सत्याग्रह प्रारंभ हुआ वो 1917 में चंपारण बिहार से हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। तो 1917 में चंपारण से गांधी ने शुरुआत की। अब इसके बाद में 1918 में 2 कार्यक्रम इनके और हुए। एक अहमदाबाद मिल मजदूरों के जो हड़तालें चल रही थी उनका उन्होंने समर्थन किया, और एक गुजरात में ही आणंद के पास खेड़ा नामक स्थान पर इन्होंने किसानों का समर्थन किया। तो एक किसान आंदोलन भी चल रहे थे। तो 1918 में इनके 2 हुए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 में ही खेड़ा किसान आंदोलन। अब गांधी आंदोलन के मोड़ में आ गए थे, तो आंदोलनों को बढ़ा रहे थे। लेकिन कहते हैं ये परिस्थितियां भी आगे बढ़ ही रही थी, तभी एक भारत में घटनाक्रम हो गया। और एक ऐसा घटनाक्रम है जिस घटना ने आगे की 2-3 घटनाओं को प्रेरित किया, और उन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप गांधी कहते हैं सहयोगी गांधी से विरोधी गांधी बन गए। तो गांधी के जीवन में भी कहते हैं टर्निंग पॉइंट जो शुरू हुआ है वो इन घटनाओं के बाद होगा। 1918 तक तो सॉफ्ट कॉर्नर था उनका, पर 1919 में अंग्रेज हिंदुस्तान में एक आतंकवादी अधिनियम लेकर के आ गए, यानी भारतीयों के बिल्कुल विरोध में लेके आए रॉलेट एक्ट 1919। इसका अध्यक्ष था सर सिडनी रॉलेट, और चूंकि सर सिडनी रॉलेट अध्यक्षता कर रहा था, तो उस समय जो किसी भी आयोग आते थे या कानून बनते थे, उनके जो अध्यक्षता करता था उन्हीं के नाम से वो कानून बन जाते थे। तो 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना, इसलिए इस कानून को क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट ऐसा है जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देगा। बंग ने क्या किया? उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। वैसे ही रॉलेट एक्ट क्या कर रहा है? अब रॉलेट एक्ट की मदद से अब क्या होगा? शुरू क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होंगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट आएगा, पंजाब में 2 आदमी विरोध प्रदर्शन करेंगे, उन पंजाबियों की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारियों के फलस्वरूप अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, और उस सभा जो शांतिपूर्ण सभा हो रही है उस सभा में जनरल डायर आकर के कहते हैं कि निर्दोष लोगों को भी मारने का आदेश देता है, गोली मारने के आदेश दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है, और वो पंजाबियों के पवित्र दिन बैसाखी के दिन होता है। तो कहते हैं इन सभी घटनाओं को, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड तक अपन को जाना है। इसके लिए अगर इंपोर्टेंटली कारक जिम्मेदार माना जाता तो वो माना जाता 1919 का
रॉलेट एक्ट। हम सब ये पढ़ेंगे तो रॉलेट एक्ट तक अभी हम इस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे आगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च, इन सब को लेकर के हम भाग 3 में आएंगे। तब वो गांधी युग के नाम से जो दौर भी शुरू हो जाएगा उस दौर को पढ़ेंगे। तो अब तक हमने 2 दौर पढ़े, प्रारंभिक चरण उदारवाद का युग, दूसरा चरण उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ यानी उग्रवादी युग था, उनके मामले में हमने ये चीजें पढ़ी है। दूसरा जो इससे आगे का घटनाक्रम है या कालक्रम है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।